लड़ना भी पड़ेगा, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, जेलें भी काटनी पड़ेगी, लठ भी खाने पड़ेंगे, शहीदियां भी देनी पड़ेंगी। चारा क्या है आपके पास? हम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जिसका मुकाबला ये लोग अमेरिका से करवा रहे हैं, जहां पे ये अमेरिका की पॉलिसियां थोप रहे हैं, यहां क्या है? इस देश के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनका वजन पूरा नहीं है, जिनकी बढ़वार पूरी नहीं है, जिनका खून पूरा नहीं है। हमारी लड़ाई जिंदा रहने की है। भूख से आज हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। इसलिए लड़ना हमारी मजबूरी है। आज हमें किसने लूट लिया? आज हमारी उत्तम खेती क्यों नहीं बची? कौन बचाएगा इसको? कौन सोचेगा इसके बारे? 1962 की लड़ाई के बाद सरकार ने हाथ फैलाए थे आपके आगे। सरकार के नुमाइंदे आए थे हमारे बुजुर्गों के घर पे। उनको कहा था तेरे पास 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटा सेना में भर्ती करा दे देश की रक्षा के लिए, 1 बेटा दे दे। हमने दिए थे। अमेरिका ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह दिया था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अगर चाहूं तो तेरा देश भूखा मर जाएगा अगर मैं अनाज देना बंद कर दूं। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया था। मेहनत की आप लोगों ने, पैदा कर दिया। 140 करोड़ आबादी का पेट भरने के बाद भी अनाज बचा हुआ है। फिर हमारी हालतमंदी क्यों है? जब आपने ज्यादा पैदा कर दिया फिर गरीब कैसे हुए? फिर किसने लूटा? साथियों, आपको जरूर ज्यादा टाइम लग गया है, लेकिन चारा नहीं है कोई। टाइम भी लगेगा, लड़ना भी पड़ेगा, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, जेलें भी काटनी पड़ेगी, लठ भी खाने पड़ेंगे, शहीदियां भी देनी पड़ेंगी। क्योंकि चारा क्या है आपके पास? हम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। युद्धवीर जी बता रहे थे कि 1942 में अमेरिका में 60% खेती में थे, 60% लोग, अब नहीं बचे। यहां भी तो वही होने वाला है, लेकिन अमेरिका और भारत में अंतर क्या है? अमेरिका में अगर बच्चा भी पैदा होता है तो वो जिम्मेवारी सरकार की है इलाज कराना। अगर अमेरिका का नागरिक बच्चे को पाल नहीं सकता तो सरकार ले जाती है बच्चे को, सरकार पालती है कि तेरे बस का नहीं है बच्चा पालना, अपनी मर्जी से ले जाती है। अमेरिका के अंदर अगर किसान बीमार हो जाए, कोई आदमी बीमार हो जाए, उसको टेलीफोन करना है, एम्बुलेंस आएगी, लेके जाएगी, इलाज करा के घर पे छोड़ के जाएगी। अगर बेरोजगार काम नहीं मिला, 2 दिन काम ना मिले तो तीसरे दिन उसके घर पे बेरोजगारी भत्ता आ जाता है। बुढ़ा हो गया है, उसकी पेंशन उसके घर पे आएगी, 1 दिन भी लेट नहीं होगी। लेकिन यहां क्या है? जिसका मुकाबला ये लोग अमेरिका से करवा रहे हैं, जहां पे ये अमेरिका की पॉलिसियां थोप रहे हैं, यहां क्या है? यहां इस देश के 45% बच्चे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है, इस देश के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनका वजन पूरा नहीं है, जिनकी बढ़वार पूरी नहीं है, जिनका खून पूरा नहीं है। भारत के अंदर हर 32 मिनट में देश का अन्नदाता, देश का पेट पालने वाला किसान, हर 32 मिनट के अंदर एक आदमी कर्जे से दब के आत्महत्या कर लेता है।
इस देश के अंदर पूरी दुनिया में भुखमरी में 102वें स्थान पे चला गया है हमारा देश। गरीबी में 102वें स्थान पे चला गया, 107 देशों में। इस देश के अंदर एक आदमी की आमदन केवल 35 रुपए 30 से 35 के बीच है। बस इतनी आमदन पे गुजारा करता है। 2014 का आंकड़ा है कि 17 प्रदेश ऐसे पाए गए जिनमें एक किसान परिवार की खेती से आमदन एक साल की 20,000 रुपए है। एक साल की 20,000 रुपए। जो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी काम करता है ना, वो फरले से बांध के रखते हैं, उनकी वर्दी धोने का, उसको मावा देने का जो खर्चा है वो भी एक साल का 21,000 रुपए। 2014 के जो आंकड़े सामने आए थे। यानी हमारी लड़ाई जिंदा रहने की है। भूख से आज हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। भूखमरी में चले गए, केवल 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर अगर आप लोगों में से कोई बीमार हो जाए, 20 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का इलाज कराना पड़ जाए, हाथ खड़े करके दिखाना कितने लोग करवा लेंगे? कोई नहीं करवा पाएगा। और जिनके पास 2 किल्ले जमीन होगी, 4 किल्ले जमीन होगी, बेच के करा लेगा, बेच के करा लेगा। परिवार का जी बचाना है। और जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो क्या बेच के बचा लेगा? मरेगा। अरे चौक पे खड़ा के सारे परिवार को नीलाम भी करेगा ना, सारे परिवार को के उनकी बोली में कोई खरीद ले, एक परिवार के एक आदमी का इलाज नहीं करा सकता। कहां खड़े हैं हम? इसलिए लड़ना हमारी मजबूरी है। और कौन है हमारे दोषी? हमारी तो उत्तम खेती थी। जब देश आजाद हुआ हम कर्जई नहीं थे, उत्तम खेती थी। आज हमें किसने लूट लिया? आज हमारी उत्तम खेती क्यों नहीं बची? कौन बचाएगा इसको? कौन सोचेगा इसके बारे? आज हमारी उत्तम खेती क्यों नहीं बची? हमारे बुजुर्ग नौकरी नहीं करवाते थे अपने बच्चे से, कहते थे मेरा बेटा किसी के आगे नौकर लगेगा, हम तो स्वाभिमानी है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास ये है वो है, हम स्वाभिमानी है, मेरा बेटा किसी के आगे नौकरी लगेगा। नहीं करवाते थे। 1962 की लड़ाई के बाद सरकार ने हाथ फैलाए थे आपके आगे। सरकार के नुमाइंदे आए थे हमारे बुजुर्गों के घर पे, उनको कहा था तेरे पास 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बेटा सेना में भर्ती करा दे देश की रक्षा के लिए, एक बेटा दे दे। हमने दिए थे। लेकिन आज क्या हुआ? इस देश की रक्षा की आपने, अरे इस देश में अन्न भी नहीं था। अमेरिका ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह दिया था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अगर चाहूं तो तेरा देश भूखा मर जाएगा अगर मैं अनाज देना बंद कर दूं। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया था। मेहनत की आप लोगों ने, पैदा कर दिया। 140 करोड़ आबादी का पेट भरने के बाद भी अनाज बचा हुआ है। सीमा पे हमारे जवान रोज शहीद होते हैं, आपके परिवारों से हैं। फिर हमारी हालतमंदी क्यों है? जब आपने ज्यादा पैदा कर दिया फिर गरीब कैसे हुए? फिर किसने लूटा? हमें लूटा हमारे देश के कानून ने, हमारे देश की नीतियों ने। नीतियां किसने बनाई? हमारे नीतिकारों ने, हमारे नेताओं ने। और वो नेता किसने चुने? वो आपने चुने। आपने जाति के नाम पे वोट दी, आपने धर्म के नाम पे वोट दी, आपने गुमराहों के वोट दी।
और उन लोगों को वोट दी जो पैसे की चमक दिखा गए आपके वोट लेके। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, और अब तो हद हो गई गुंडागर्दी से सत्ता और सत्ता से गुंडागर्दी। साथियों, कैसे लूटा 1967 के अंदर। आज क्या हो रहा है, हर 7 साल में किसान वर्ग की आमदन हर 7 साल में अपने बराबर के दूसरे वर्ग से आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। अगर दूसरे वर्ग के एक साल में 100 रुपए बढ़ते हैं तो किसान के एक साल में 84 रुपए बढ़ते हैं। अगले साल फिर यही अंतर, उसके अगले साल फिर यही अंतर, और 7 साल में आपका जो दूसरे वर्ग वाला है उसकी आमदन आपसे 2 गुनी हो जाती है, यानी आप उसके आधे रह जाते हो। और ये चलते चलते नतीजा है हमारे सामने। 1967 के अंदर जिस कर्मचारी के 100 रुपए तनख्वाह थी उसकी आज कम से कम 40,000 है, 400 गुना बढ़ गई है। और आपके भाव, जहां जिसके फसल के 100 रुपए से खेती होगी, ज्यादा पैदावार होगी, आपने ट्रैक्टर कर्जे पे लिया, आपने ट्यूबवेल कर्जे पे लगवाया और वो कर्जा बढ़ता गया और आप ब्याज देते गए, ब्याज देते गए। आज हिसाब लगा लीजिए, जितना आपने 1967 के अंदर कर्जा लिया था उसी का आज ब्याज लग लग के जितना आप दे चुके, आप जितना आज कर्जा है इससे कई गुना ज्यादा ब्याज दे चुके हो। और पूरे देश के किसान, जिसमें पिछले 20 सालों में 4 लाख किसान मर चुके हैं, कितना कर्जा है? अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग निकाल दें, एग्रीकल्चर का जो कर्जा है 7.5-8 लाख करोड़ के करीब। टोटल जो खेती में आप लोगों ने कर्जा लिया पूरे देश ने, मजदूर भी साथ में आ गए, पूरे देश में 8 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें हर 25 मिनट में एक किसान मर जाता है। और इसी देश के अंदर, इस देश के लुटेरों ने, इस देश के पूंजीपतियों ने, इस देश के कारपोरेट ने, इस देश की कंपनियों ने 15 लाख करोड़ यानी आपके सारे कर्जे से 2 गुना बैंकों का मार लिया, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, जो वसूला नहीं जा सकता, जो किसी कानून के दायरे में रह के उससे नहीं लिया जा सकता। उनके पास उससे कई गुना की संपत्ति है लेकिन कोई उनकी कुर्क नहीं करता। आपकी 2 लाख में 2 किले जमीन कुर्क कर लेंगे। गोहाना के अंदर एक ट्रैक्टर लिया था, आइसर ट्रैक्टर, 27 कनाल जमीन उसमें रहन की थी, बैंक ने अपने नाम कर लिया। कब तक लूटोगे? अरे बैंक वाला आता है ना गांव में जमीन कुर्क करने के लिए, बिठा लो वहीं पे, बांध लो वहीं पे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और बोलो सरकार से, बोलो सरकार से कि पहले वो 15 लाख करोड़ वसूलिए, फिर हमारे पास वसूलने के लिए है। जो दे सकता है दे, जो नहीं दे सकता मरने की जरूरत नहीं है। और हमारी जमीन नीलाम कर देंगे। वो कैसे कर देंगे? सारे गांव को इकट्ठा करिए, बांध लीजिए वहीं जो हमारी जमीन को करने के लिए आ जाए। 100 जगह से हमने भगाया, एक जगह भी किसी की कुर्की नहीं होगी, सैकड़ों जगह से भगाया करके। साथियों, कब तक बर्दाश्त करोगे? कैसे जिंदा रहोगे? ये कानून बना दिए, आपकी सारा एग्रो बिजनेस चंद लोगों को दे दिया। 25 रुपए किलो सेब खरीद रहे हैं कश्मीर के किसान से और आपको यहां जाके बेच रहे हैं 250 रुपए किलो अडानी। छोटे व्यापारी सारे खत्म। 25 रुपए किलो खरीद के 250 रुपए किलो। अरे हमारे देश की सरकार का ये कानून नहीं बना सकती कि 25 रुपए किलो खरीदोगे तो 50 से ज्यादा बेच नहीं सकते? ये नहीं बना सकती क्या? अरे आपके पास 18 एकड़ से ज्यादा जमीन थी तो सरकार ने छीन ली ना, खोद ली ना सरकार ने। तो क्या सरकार ये कानून नहीं बना सकती कि जो कंपनियां वाले लाखों लाख करोड़ की संपत्ति बनाए बैठे उनकी छीन और बांट दो लोगों के अंदर? क्यों बना नहीं सकते क्या? हमारे राजनेता इन कंपनियों से रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं इनसे, चुनावी चंदा लेते हैं इनसे और फिर गुलामी करते हैं।
साथियों, आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। आप में ताकत हाथी जितनी है, हाथी जितनी है, अगर उसको अपनी ताकत का पता चल जाए, सारा गांव सारा शहर उसको काबू नहीं कर सकता। लेकिन उसको अपनी ताकत का पता नहीं है। एक पीलवान उसके सिर पे बैठा है, उसके सिर से मार काम खाता है। वही ताकत आपके अंदर है। सरकार कौन बनाते हो? आप लोग बनाते हो ना। और पटक दीजिए उस सरकार को। हम जातियों में बंट के वोट डालते हैं, धर्मों में बंट के वोट डालते हैं। साथियों, अपने आर्थिक मुद्दों में वोट डालिए ना, अपने हालातों में वोट डालिए ना। और मैं तो ये कहता हूं कि उससे भी आगे निकलिए, उससे भी आगे निकलिए। हम कहते हैं हमने बीजेपी को हराना है, जरूर हरा देंगे, लेकिन दूसरा दूध का धोया आएगा क्या? दूसरा उसका भी बाप निकलेगा। इसी बात रहे में हमारा। पीछे कांग्रेस को हराया था कि कांग्रेस को हराएंगे, कांग्रेस ने मदद लिया, बीजेपी को बनाया, उसके बाप निकले। अरे आपके बीच से भी अच्छे लोग नहीं निकलते क्या? अरे अपने बीच से पंचायती कैंडिडेट खड़े कर लिया करो। ये नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, खूब हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास वोट का टाइम आता है, जब तो हम ठेकेदार बन जाते हैं, कड़वे चाटते हैं राजनीतिक पार्टी लोग, तब तो हम हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, कोई दलित बन जाते हैं, कोई जाट बन जाते हैं, कोई सिख बन जाते हैं। साथियों, इन चीजों से ऊपर उठना होगा हमें। और मैं थोड़ी सी एक बेनती और करूंगा, क्योंकि जल्दी अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत देर से आप बैठे हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन नहीं, इसके आगे भी हमेशा के लिए। अगर इस देश में हमें जिंदा रहना है तो हमें इन जातियों और धर्मों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपना भाईचारा कायम करना पड़ेगा। हमारी बहन कह रही थी, हमारे स्टेट में जातियों के दंगे बहुत होते हैं। अरे नजदीक लगाइए, हम छोटे बड़े भाई हैं, दलित हमारे भाई हैं, इसी देश में पैदा हुए, इसी जमीन में पैदा हुए हैं, हमारे गांव में पैदा हुए हैं, हमारे भाई हैं। सर छोटू राम जी शोषितों के लिए लड़े हैं, अंबेडकर साहब शोषितों के लिए लड़े हैं। एक ही नीति थी दोनों की कि लूटने वाले जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई। इकट्ठे लड़ सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बहम है, आप इसमें निकाल दीजिए। जितने हमारे किसान भाई हैं ना, इस भाईचारे को बनाइए। जितने हमारे किसान भाई हैं ना, वो अपने घर में अंबेडकर साहब की फोटो लगा लीजिए। और जितने हमारे दलित भाई हैं ना, वो अपने घर में सर छोटू राम की फोटो लगा लीजिए। अरे गले मिलिए, गले मिलाइए इन मजदूरों को, गले मिलाइए इन दलित भाइयों को। अछूत नहीं है ये। और जब तक हम अछूत समझते रहेंगे, तब तक हम पिसते भी रहेंगे, कोई नहीं बचा सकता। साथियों, हमें अच्छा लगा कि आज की जो स्टेज है वो बहन कांतालड़िया जी को दी। ऐसा ही हमारे बीच में भाईचारा बढ़ना चाहिए। आगे के लिए हम बनाए। सब धर्म, कोई धर्म आपस में नहीं लड़वाता, सारे उस परमात्मा का प्रचार करते हैं। धर्म के ठेकेदार हमें लड़वाते हैं। साथियों, ये जातियों के, धर्मों के बस इस जंजाल से हम बाहर निकले। और मैं एक बेनती और ये करना चाहूंगा कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है, आप सभी खापों के सरदार यहां पे बैठे हैं। आपकी बात, आपका पूरा जो आपका अधीन जितना भी क्षेत्र है वो मानते हैं। हर गांव से 10 आदमी, हर गांव से 10 आदमी आप धरने पे रखें। पहले अगले चले जाए, पहले आ जाए। हर गांव से केवल 10 आदमी। अरे 10 तो कुछ भी नहीं है। हर गांव से केवल 10 आदमी धरने पे रखें। ये जरूरी है। धरनों पे हमारी संख्या कम हो गई है। सरकार को ये नजर ना आए, वैसे तो आप काम के लिए आ, तो सरकार को ये नजर ना आए कि कहीं इनमें कमजोरी आ गई। और साथियों, एक हम और बता देना चाहते हैं कि सरकार कहीं इस भड़ेखे में ना रही कि ये कुछ करना नहीं जानते। सरकार इस भड़ेखे में ना रहे कि ये शायद डरते हुए अभी सरकार
सरकार ये सोच लेगी ये डरते हुए बैठे हैं धरने पे, इसके आगे नहीं बढ़ते, सब कुछ करना चाहते। 26 जनवरी को देख लिया होगा, 26 जनवरी को देख लिया होगा, बस हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। और कहा ये हमारे पे लत पेलते हैं ना, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की भी। सैकड़ों लोगों के सिर पाड़ दिए, सैकड़ों की हड्डियां तोड़ दी हरियाणा सरकार ने, कई 100 मुकदमे बना चुके हैं। और हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री कहता है ना लठ उठा लो, और वैसे नहीं बोल रहा, अचानक नहीं है, संयोग नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री उसी दिन बोल रहा है लठ उठा लो, और उत्तर प्रदेश में उसी दिन किसानों को कुचल दिया जाता है सरकारी गुंडों के द्वारा। अचानक नहीं है, ये सैकड़ों गुंडे इकट्ठे होते हैं और हमारे पे हमले करते हैं। चेतावनी दे देना चाहते हैं सरकार को कि जिस दिन लठ हमने उठा लिया ना, उस दिन तुम्हारा कुत्ता भी गली में नहीं घुसेगा। हमारे सबर का इम्तिहान वाले, हमारे सबर का इम्तिहान ना ले, लेकिन हम फिर भी अपने भाइयों को समझा देना चाहते हैं कि हमने हाथ नहीं उठाना, हमने हाथ नहीं उठाना है। सरकार मारेगी, लठ मारेगी, डंडे मारेगी, जेलों में मिल जाएगी, जाएंगे, जुल्म सहेंगे, सरकार का हर जुल्म सहेंगे, हमने हाथ नहीं उठाना। अगर हमने हाथ उठा लिया, ये कहीं जाति में फंसाएंगे, कहीं धर्म में फंसाएंगे, और आम जनमानस जो है वो उसके विरुद्ध हो जाएगा। आम जनमानस जो है वो हमारे विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमने इनके सभी जुल्म सहते हुए आंदोलन लड़ना है, लेकिन सरकार इतना कमजोर भी ना समझ ले। अगर ये किसान बिगड़ गए ना तो प्रधानमंत्री की कोठी घेर देंगे जाकर। किसान मजदूर अभी हम शांति से बैठे हैं, सरकार के पास अब भी टाइम है इस आंदोलन को निपटा ले और किसानों की बात मांग ले। हमने कोई रियासत नहीं मांग रहे, हम तो खाली एमएसपी मांग रहे हैं। पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ लूट लिया, सरकार की रिपोर्ट है। 15 साल में 45 लाख करोड़ एमएसपी से कम दिया, और 8 लाख करोड़ में हम मर रहे हैं। अरे डाके का तो हिसाब किताब कर ले, मर जो कम से कम। साथियों, आपके धन्यवादी हैं, आप इतनी देर से बैठे हैं, ध्यानपूर्वक आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।